हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट। इसके अलावा हम आपको बता दें कि हमने पहली यूनिट को डिस्कस कर लिया है। तो यदि आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके सभी वीडियो देख लें और सभी वीडियो आपको एक साथ प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा सभी वीडियो की आपको PDF भी मिल जाएगी। तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो सेकेंड यूनिट है इसमें क्या क्या पूछा गया है। इसके अंतर्गत यानी टीचिंग लर्निंग को समझना, इसमें शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी, शिक्षार्थी की भूमिका, शिक्षण विधियों का विकल्प, शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति, सीखने पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण, कक्षा का वातावरण, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, छात्र गतिविधियों की योजना बनाना, स्कूल में सीखने की जगह बनाना, पाठ्यचर्या, योग्यता आधारित शिक्षा, शिक्षण सामग्री और संसाधन, शिक्षण अधिगम के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सीखने के लिए और सीखने के रूप में आकलन। तो ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे दूसरी यूनिट के तहत। तो इसके लिए आज हम सबसे पहले टीचिंग लर्निंग को समझना है, यानी कि लर्निंग को ही समझ लेते हैं। पहले हम अधिगम की बात कर लेते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक में हम शिक्षक की भूमिका, ये आदि सभी टॉपिकों को लेंगे। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अधिगम से। तो अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। इसके अलावा इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो अधिगम होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, क्योंकि जब एक छोटा शिशु होता है तो वो पूरी तरीके से असहाय होता है, दूसरों पर निर्भर होता है, क्योंकि अभी वह कुछ भी जानता नहीं है। तो जन्म के बाद ही फिर धीरे धीरे उसका विकास शुरू होता है, वह सीखना शुरू करता है और जब वह चीज़ों को सीख जाता है तो निर्भरता उसकी धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी कि वह चीज़ों को सीखता रहता है। तो इस तरीके से मनुष्य जन्म से लेकर जीवन पर्यंत सीखता है। इसी वजह से अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि कोई भी मनुष्य जीवन भर सीखता रहता है। इसके अलावा सीखते सीखते इसी के अंतर्गत इसमें सर्वांगीण विकास भी सम्मिलित रहता है, क्योंकि जब हम सीखेंगे तो हम सभी पक्षों में सीखते हैं। इस वजह से मनुष्य का सर्वांगीण विकास भी अधिगम में ही सम्मिलित रहता है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। एक कथन है और ये कथन है गेट्स का। इनका कहना था कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, यानी कि हम अनुभवों के द्वारा या प्रशिक्षण के द्वारा जो भी अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाते हैं वही अधिगम कहलाता है। मतलब कि हमने जो कुछ भी अपने घर आस पड़ोस में देखा और अनुभव किया उसकी ही अकॉर्डिंग हम अपने व्यवहार को परिवर्तित करते हैं। या प्रशिक्षण के द्वारा हमें कुछ सिखाया गया है तो भी हम, यदि सिखाया गया है तो फिर व्यवहार में परिवर्तन भी होगा, यानी कि जो कुछ भी हमने अनुभव किया या प्रशिक्षण द्वारा सीखा तो उसी के हिसाब से जब हम व्यवहारों में परिवर्तन लाते हैं वो अधिगम कहलाता है। ये कथन है गेट्स का। उसके बाद जो अगला कथन है, अधिगम व्यवहार में सतत अनुकूलन की प्रक्रिया है। ये कहा है BF स्किनर ने। इनका कहने का मतलब ये है कि जो अधिगम होता है वो व्यवहार में सतत अनुकूलन आता है, यानी कि जैसे जैसे हम चीज़ों को सीखते जाते हैं वैसे हम अपने व्यवहार में मतलब हमारा जो व्यवहार है वो अनुकूल होता जाता है, यानी कि हमारे अंदर अनुकूलन की क्षमता आती है। तो ये कहा है स्किनर ने। और अगला कथन है, आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है। ये कथन है क्रो एंड क्रो का, यानी कि जब हम किसी भी अपनी आदतों को, ज्ञान को या अभिवृत्तियों का अर्जन कर लेते हैं तो वही अधिगम कहलाता है। और एक और अगला कथन है, व्यवहार द्वारा व्यवहार में लाया गया कोई परिवर्तन अधिगम होता है। ये कहा है गिलफोर्ड ने। इनका कहने का मतलब है कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में जो कुछ भी परिवर्तन लाया जाता है वही अधिगम होता है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि थकान, किसी दुर्घटना, संवेग, मूल प्रवृत्तियों के कारण होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता है। कहने का मतलब ऐसे है कि यदि आप काम करते करते थक गए हैं तो भी आप में परिवर्तन आएगा, या फिर किसी दुर्घटना के कारण भी परिवर्तन आते हैं, यानी कि दुर्घटना के कारण मान लो यदि आपकी मानसिक स्थिति चेंज हो गई है, मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ा है, तो वो भी एक तरीके से परिवर्तन है, तो ये अधिगम नहीं कहलाएगा।
और संवेगों के कारण भी यदि आपके अंदर कोई परिवर्तन आता है, यानी कि यदि आप किसी बात को लेकर क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो उस टाइम भी आप में परिवर्तन होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, यानी कि थकान, किसी भी दुर्घटना के कारण, संवेग या मूल प्रवृत्तियों के कारण यदि आप में कोई परिवर्तन आता है या किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है इस तरीके से, तो फिर वह अधिगम नहीं कहलाएगा। अब आगे देख लेते हैं अधिगम की विशेषताएं। तो अधिगम आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। ये पॉइंट सारे याद रखेंगे। और अधिगम जो है वो अनौपचारिक और औपचारिक दोनों तरीके से होता है। तो औपचारिक और अनौपचारिक को हमने कल वाले वीडियो में डिटेल में समझाया था, तो आप लोग इसको वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। यानी कि अधिगम जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरीके से होता है। इसके अलावा अधिगम अनुभव एवं अभ्यास द्वारा बेहतर किया जा सकता है। और अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया भी होती है, क्योंकि हम समाज में रहकर ही सीखते हैं, तो अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके अलावा अधिगम का स्थानांतरण किया जा सकता है। कहने का मतलब ऐसे है कि जो कुछ भी आपने यदि कुछ सीखा है तो उसका कहीं दूसरी जगह भी हम प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका स्थानांतरण भी हो सकता है। इसके अलावा अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम कुछ सीखते हैं तो लक्ष्यों को निर्धारित करके भी सीखते हैं, इसलिए अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। और अधिगम सर्वांगीण विकास का माध्यम है। तो क्योंकि हम अधिगम के दौरान ही हमारा सर्वांगीण विकास होता है, हम सभी चीज़ों को सीखते हैं, तो ये सर्वांगीण विकास का भी माध्यम है। अब आगे देख लेते हैं अधिगम का स्थानांतरण। तो एक जगह सीखे गए अधिगम का दूसरी जगह प्रयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। और आगे देख लेते हैं अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। एक तो समान अवयव का सिद्धांत ये दिया है थॉर्नडाइक ने। इनका कहने का ये मतलब था कि जो भी समान अवयव रहते हैं, स्थानांतरण सिर्फ वहीं तक होता है। तो ये कहा था थॉर्नडाइक ने, यानी कि समान अवयव का सिद्धांत ये दिया था थॉर्नडाइक ने। और आरोपण का सिद्धांत ये दिया था कोहलर ने। इनका भी कहने का सेम ही मतलब है कि जो भी समान चीज़ें होती हैं, आरोपण सिर्फ वहीं तक होता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि वहीं तक स्थानांतरण होगा या आरोपण होगा। तो आरोपण का सिद्धांत दिया है कोहलर ने। और उभयनिष्ठ तत्व का सिद्धांत ये चार्ल्स जुड ने दिया है। तो उभयनिष्ठ का मतलब भी जो कॉमन चीज़ें होती हैं, तो स्थानांतरण वहीं तक होता है। तो ये सिद्धांत दिया था चार्ल्स जुड ने। अब आगे देख लेते हैं अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। शून्य स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण, ऊर्ध्वाधर या लंबवत स्थानांतरण। तो यदि हम शून्य स्थानांतरण की बात करें, तो शून्य स्थानांतरण से मतलब ऐसे होता है कि जब आपको पहले कुछ सिखाया गया है और उस अधिगम का प्रयोग आप दूसरी जगह, मतलब ना तो वहाँ पर आपको उससे कोई सहायता मिले और ना ही बाधा उत्पन्न हो, तो ऐसा स्थानांतरण शून्य स्थानांतरण कहलाता है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है। तो इसको यदि एग्जाम्पल से समझें, यानी कि यदि आपने का खा गा सीखा है और अब आपको गिनती सिखाई जा रही है, तो उसका वहाँ पर किसी भी प्रकार का ना यूज होगा, मतलब उससे का खा गा से 1 2 3 में कोई ना सहायता मिलेगी, ना ही बाधा उत्पन्न होगी। तो ये हमारा होता है शून्य स्थानांतरण। और नकारात्मक स्थानांतरण से ऐसे मतलब होता है कि जब यदि आपने पहले कुछ सीख लिया है और बाद में आपको कुछ सिखाया जाता है, तो पहले वाला जो ज्ञान है वो बाद वाले ज्ञान में यदि बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे हम नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो इसको अगर ऐसे समझें, जैसे कि आपने कोई भाषा सीखी है, अब आप दूसरी भाषा सीखना चाहते हैं, तो पहली वाली भाषा जो है वो उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न करती है, तो इसे हम नकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। या फिर सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण की हम बात करें, तो इसमें जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम में कुछ न कुछ सकारात्मकता लाए या किसी न किसी प्रकार से सहायता प्रदान करे, तो उसे हम सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि यदि आपने मैथ सीखी है, तो उसके कुछ टर्म्स का यूज आप साइंस में भी कर सकते हैं, तो ये होता है सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण। और ऊर्ध्वाधर या लंबवत स्थानांतरण से मतलब होता है कि आपने कोई किसी भी, मतलब कोई छोटा काम सीखा है और उसका प्रयोग आप किसी बड़े काम में भी कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऊर्ध्वाधर या लंबवत स्थानांतरण। मतलब जैसे आपने पहले साइकिल चलाना सीखी और बाद में अब आप मोटरसाइकिल चलाना सीखना चाहते हैं,
तो साइकिल वाली कुछ कुछ चीज़ें आप मोटरसाइकिल में भी अप्लाई करेंगे। तो ये होता है ऊर्ध्वाधर या लंबवत स्थानांतरण। आगे देख लेते हैं अधिगम के वक्र। अधिगम के मुख्य 4 वक्र माने गए हैं। एक तो सरल सामान्य वक्र, इसमें सीखने की गति हमेशा एक जैसी रहती है। तो ये वाला जो वक्र बनेगा ये इस तरीके से बनता है, मतलब इसमें जो सीखने की गति होती है ये एक तरीके से एकदम सीधी रहती है। और ये वक्र मनुष्य में कभी भी नहीं बनता, क्योंकि मनुष्य हमेशा एक ही तरीके से एक ही गति से काम नहीं कर सकता, यानी कि उसमें थकान भी आएगी, भूख प्यास भी लगेगी। तो सरल वक्र मनुष्य में नहीं बनता, ये सिर्फ मशीनों में ही काम ऐसे हो सकता है कि लगातार मशीनें काम करती रहें। तो ये तो होता है सरल वक्र। और उसके बाद नतोदर धनात्मक वक्र या बढ़ता निष्पादन वक्र की अगर बात करें तो इनके नामों को भी हम याद रखेंगे कि जो नतोदर वक्र होता है इसे धनात्मक या बढ़ता निष्पादन वक्र भी कहते हैं। और इस प्रकार के वक्र में क्या होता है कि शुरू में अधिगम की गति धीमी होती है और बाद में तेज हो जाती है। तो ऐसे वक्र को हम नतोदर वक्र कहते हैं। ये इस तरीके से बनता है कि यहाँ पर इसकी गति जो है वो धीमी है और बाद में ऐसे तेज हो जाती है। तो इस प्रकार का जो वक्र बनता है उसे हम कहते हैं नतोदर वक्र। अब आगे देख लेते हैं उन्नतोदर वक्र, ऋणात्मक वक्र, घटता निष्पादन वक्र। तो नामों को याद रखना है कि जो उन्नतोदर वक्र होता है उसे ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं और इसके अलावा घटता निष्पादन वक्र भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, शुरू में अधिगम की गति तेज और बाद में धीमी हो जाती है। यानी कि ये वक्र ऐसे बनेगा, शुरू में इसकी गति तेज है और बाद में धीमी हो जाती है। तो ये हमारा रहता है उन्नतोदर वक्र। और अगला है मिश्रित वक्र। इसमें क्या होता है, सीखने की गति असमान रहती है। मतलब जब ये वक्र बनता है तो ये इस तरीके से बनता है, इसे यस टाइप का वक्र भी कहा जाता है। इसमें गति कभी तेज कभी धीमी, फिर तेज फिर धीमी, इस तरीके से, यानी कि गति जो है वो असमान बनी रहती है। तो इसे हम मिश्रित वक्र कहते हैं। और ये वक्र अवस्थाओं में भी देखने को मिलता है कि जैसे शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत तेज़ी गति से होता है, और उसके बाद बाल्यावस्था में शारीरिक विकास शैशवावस्था की अपेक्षा कम होता है, और किशोरावस्था में फिर से तेज़ी से होता है, और प्रौढ़ावस्था में फिर से धीमा होता है। तो इस तरीके का जो वक्र बनता है, यानी कि गति असमान रहती है, कभी कम ज़्यादा फिर कम, तो ये होता है मिश्रित वक्र। अब हम देख लेते हैं अधिगम वक्र की परिभाषाएं कुछ। तो यहाँ पर एक परिभाषा दी है, अधिगम का वक्र किसी दी गई क्रिया में उन्नति या अवनति का ग्राफ पेपर पर दर्शाना है। यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में उसकी उन्नति या अवनति को ग्राफ पर दर्शाना ही अधिगम का वक्र कहलाता है, ये कहा है स्किनर ने। और एक और कथन है कि जब अधिगम में आंकड़ों का वर्गीकरण ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है तो अधिगम का वक्र बनता है, ये कहा है अलेक्जेंडर ने। अब हम आगे देख लेते हैं अधिगम का पठार। तो जब अधिगम के दौरान अधिगम में थकावट, दुर्घटना, रुचि या प्रेरणा की कमी, निद्रा या फिर खराब शिक्षण विधि आदि के कारण कुछ समय के लिए सीखने में रुकावट आ जाती है, तो इसे अधिगम का पठार कहते हैं। यानी कि क्योंकि कोई भी मनुष्य है, यदि वह सीख रहा है तो हमेशा वह समान गति से नहीं सीख सकता है, कभी न कभी उसमें थकावट आएगी, या रुचि में भी कमी आ सकती है, या किसी दुर्घटना के कारण भी उसका जो सीखना है वो बाधित हो सकता है। इसके अलावा नींद, क्योंकि मनुष्य को नींद की भी ज़रूरत पड़ती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है। और ख़राब शिक्षण विधि भी उसको प्रभावित कर सकती है, यानी कि यदि शिक्षण विधि सही नहीं है तो भी उसका सीखना प्रभावित होगा और पठार उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब इन सभी चीज़ों के कारण जब सीखने में रुकावटें आ जाती हैं तो उन्हें ही हम अधिगम का पठार कहते हैं। तो आगे देख लेते हैं कि पठार की विशेषताएं क्या क्या हैं। पठार बनना एक सामान्य प्रक्रिया है, यानी कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब पठार बना है तो सही नहीं है, ठीक है, वो एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि सीखने के दौरान पठार बनना स्वाभाविक है। पठार अलग से नहीं बनता, वह अधिगम का ही हिस्सा होता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य लगातार कंटिन्यू ना कोई चीज़ सीख सकता है ना कुछ काम कर सकता है, तो वह उसी का हिस्सा रहेगा। पठार हमेशा के लिए नहीं बनता, ये कुछ टाइम के लिए होता है। इसके अलावा पठार अधिगम में रुकावट दिखाता है, ना कि समाप्ति।
यानी कि पठार जो अधिगम होता है उसमें कुछ समय के लिए रुकावट आ जाती है, बट ऐसा नहीं है कि अब पठार बन गया है तो अब वह कुछ सीखेगा ही नहीं, समाप्ति को नहीं दर्शाता। और पठार बनना सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि पठार बनना सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तो ये सभी के अंदर होता है कि क्योंकि कोई भी व्यक्ति कंटिन्यू काम नहीं कर सकता, ना ही कंटिन्यू सीख सकता है। अब हम देख लेते हैं पठार को दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं। एक तो यदि थकावट आई है तो पर्याप्त आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि थकावट में फिर कोई काम होता भी नहीं है, तो आराम की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा शिक्षण विधि को बदल कर, यानी कि यदि बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो या तो उन्हें थोड़ा बहुत 2-4 मिनट का ब्रेक दे दिया जाए, या फिर शिक्षण विधियों को भी बदल दिया जाए ताकि उनकी रुचियों में परिवर्तन किया जा सके, यानी कि उनकी जो रुचियां हैं उनको बढ़ाया जा सके। तो यदि वे रुचियां लेंगे तो भी पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो शिक्षण विधि को भी बदलना है। इसके अलावा विषय वस्तु को रोचक बनाकर, यानी कि हमें विषय वस्तु ऐसी प्रस्तुत करनी है जो बच्चों को रोचक लगे, ताकि वे प्रोत्साहित होकर, उत्साहित होकर, या उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो तो वह सीखें चीज़ों को। इसके अलावा कक्षा में बेहतर या बाल केंद्रित शिक्षण सामग्री अपनानी चाहिए। इससे भी बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी और बच्चे सीखेंगे, विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करके। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम पठारों को दूर कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे, और आगे है हरमन एबिंगहॉस, यानी कि इनकी अगर बात करें तो इन्हें अधिगम मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, और अधिगम के वक्र एवं पठार की संकल्पना इन्होंने दी थी। इसके अलावा सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। तो इन सभी पॉइंट को याद रखना है कि अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं हरमन एबिंगहॉस को। आगे हम बात कर लेते हैं अधिगम के सिद्धांत। तो सबसे पहले हम थॉर्नडाइक पर बात करेंगे। तो थॉर्नडाइक की अगर बात करें तो इन्हें भी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, तो ये याद रखना है पॉइंट। और इसके अलावा पशुओं पर अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक थे। अब हम देख लेते हैं सीखने के मुख्य नियम। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम दिए हैं, और इन्होंने सीखने के मुख्य 3 नियम दिए हैं। एक तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। यानी इनका कहने का मतलब ये था कि जब कोई बालक सीखने के लिए तैयार होता है, तत्पर होता है, तब वह ज़्यादा सीखता है। और इसी के संबंध में एक कथन भी कहा है जो कि भाटिया का कथन है। उनका कहना था कि तत्परता या किसी कार्य को करने के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना होता है। ये भाटिया का कथन है। तो तत्परता के नियम से यही मतलब है कि यदि आप सीखने के लिए तत्पर हैं तो आप ज़्यादा सीखेंगे और बेहतर सीखेंगे। अभ्यास का नियम से मतलब है कि यदि बच्चों को चीज़ें सिखा दी जाती हैं, बाद में अभ्यास उनका नहीं करवाया जाता तो वो भूल जाते हैं, इसलिए उनका अभ्यास भी करवाना ज़रूरी है। यानी कि इन्होंने अभ्यास का नियम दिया। और प्रभाव का नियम से मतलब है कि जब आप किसी भी चीज़ से प्रभावित होते हैं तब भी आप बेहतर ढंग से सीखते हैं। तो यानी कि यदि बच्चों को सिखाना है चीज़ों को तो उन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से सिखानी चाहिए ताकि वे प्रभावित होकर सीखें। तो प्रभाव का नियम दिया है। तो ये 3 मुख्य नियम हैं थॉर्नडाइक के, और इन्होंने 5 गौड़ नियम भी दिए हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। पहला नियम है बहु अनुक्रिया का नियम, यानी कि बच्चों को बहुत सारी क्रियाओं के माध्यम से सिखाया जाता है, और उसमें बच्चे को जो भी क्रिया पसंद आती है या जो उसके लिए सीखने में सार्थक होती है उसे ही वह सीखते हैं, उसी तरीके से सीखते हैं। तो ये होता है बहु अनुक्रिया का नियम। उसके बाद आंशिक क्रिया का नियम की अगर बात करें तो बच्चों को जब भी कोई चीज़ें सिखाई जाती हैं तो उन्हें छोटे छोटे भागों में विभक्त करके सिखाई जाती हैं, यानी कि अंशों में बांट करके चीज़ों को सिखाना, ये होता है आंशिक क्रिया का नियम। और अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। तो अभिवृत्ति या मनोवृत्ति से मतलब है कि बच्चे की जो मानसिक स्थिति है उसको सीखने के लिए तैयार करना, यानी कि उसकी जो मनोवृत्ति है, मानसिक जो स्थिति है, उसकी जो रुचियाँ हैं, हमें उन्हें सीखने के लिए तैयार करना है ताकि वे चीज़ों को सीख सकें। और सादृश्यता का नियम से मतलब होता है कि जब भी बच्चों को कोई चीज़ें सिखाई जाती हैं तो हमें पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए सिखाना चाहिए, ताकि बच्चे ने पूर्व में जो कुछ भी सीखा था और अभी यदि वह कुछ सीखेगा तो वह उसी तरीके की अनुक्रियाएं करता है और जल्दी सीखता है। तो मतलब
समान परिस्थितियाँ यदि पिछले जैसी कुछ न कुछ परिस्थितियाँ रहती हैं तो वह चीज़ों को आसानी से सीखता है। तो ये होता है सादृश्यता का नियम। और साहचर्य का नियम, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे ज़्यादा चीज़ों को नहीं जानते तो उन्हें हमें किसी न किसी वस्तु के साथ साहचर्य स्थापित करके सिखाना चाहिए। तो इससे भी बच्चे जल्दी सीखते हैं और आसानी से सीख जाते हैं। तो ये होता है साहचर्य का नियम। आगे हम देख लेते हैं शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। विद्यार्थी से संबंधित कारक सबसे पहले समझेंगे। तो सीखने की इच्छा, यानी कि यदि विद्यार्थी की सीखने की इच्छा है तो वो बेहतर सीखेगा, अच्छा सीखेगा। यदि वह सीखने के लिए उसके अंदर इच्छा नहीं, वह सीखना ही नहीं चाहता, उसकी रुचि ही नहीं है, तो सिखाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में अध्यापकों को ध्यान रखना है कि उसकी रुचियों को जागृत करना है, उसके अंदर जिज्ञासाओं को बढ़ाना है, ताकि जो उसकी सीखने की इच्छा है वो जागृत हो और वह सीख सके। इसके अलावा आकांक्षा का स्तर, यानी कि महत्वाकांक्षा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो यदि बालक के अंदर आकांक्षाओं की कमी होगी, महत्वाकांक्षा की कमी कांक्षा की कमी होगी, तो भी उसका सीखना प्रभावित होगा। और बुद्धि स्तर की अगर बात करें तो ये भी प्रभावित करती है सीखने को, क्योंकि जो कम बुद्धि वाले बालक होते हैं वो थोड़ा कम सीख पाते हैं, देरी से सीख पाते हैं, या उनके अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमताएं कम होती हैं। वहीं जो जिनका जो बौद्धिक स्तर है वो तीव्र होता है तो वो जल्दी चीज़ों को सीखते हैं और उनके अंदर तर्क करने की क्षमता या सृजनात्मकता या किसी और टाइप की भी जो चीज़ें होती हैं उनकी क्षमता अधिक होती है, तो वो जल्दी सीख जाते हैं। तो ये तो हो गया बौद्धिक स्तर। संवेगात्मक स्थिति भी प्रभावित करती है, यानी कि सांवेगिक रूप से यदि कोई बच्चा अच्छा है तो भी वह अच्छे ढंग से सीखेगा, यानी कि उसका जो परिवार है, यदि परिवार में शांति और सौहार्दपूर्ण सभी लोग रहते हैं तो उसका संवेग अच्छा रहेगा और वह अच्छा सीखेगा। वहीं यदि कोई किसी बच्चे के घर में मान लो लड़ाई झगड़ा कलह होती है तो उसकी जो सांवेगिक स्थिति है वो अच्छी नहीं रहेगी, जिस कारण से उसे सीखने में मतलब थोड़ी बहुत परेशानी भी हो सकती है या सीखना उसका प्रभावित होगा। शारीरिक स्वास्थ्य काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तब तक मतलब किसी भी चीज़ को सीखने में या किसी भी कार्य को करने में आप ज़्यादा सक्षम नहीं होते। तो शारीरिक स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्रियाओं को करते हैं तो उसमें मस्तिष्क का रोल रहता है, क्योंकि बिना मानसिक क्षमता के भी आप वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते या किसी भी काम को करने के लिए सोच विचार करना, इसमें मानसिक स्वास्थ्य का रोल रहता है। तो मानसिक स्वास्थ्य ज़रूरी है। इसके अलावा परिपक्वता, यानी कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जब आप परिपक्व होंगे तभी चीज़ों को सीख पाएंगे। तो कहने से मतलब ऐसे है कि जब छोटा बच्चा होता है तब वह लिखना नहीं जानता, क्योंकि जो उसके हाथ हैं अभी उसकी जो अंगुलियां हैं वो पेन या पेंसिल को पकड़ने के लिए भी उतनी परिपक्व नहीं होती। तो जब वह ढंग से पकड़ने लगेगा, यानी कि उसकी अंगुलियां पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएंगी, तब वह लिखना सीख पाएगा। तो परिपक्वता भी प्रभावित करती है। अब आगे देख लेते हैं अध्यापक से संबंधित कारक। तो विषय का ज्ञान, यानी कि यदि अध्यापक जो भी विषय पढ़ाना चाहता है या जो भी विषय वह पढ़ाने के लिए आया है उस विषय का ज्ञान अध्यापक को होना चाहिए, तभी वह पूरे आत्मविश्वास के साथ बच्चों को पढ़ा पाएगा। यदि एक शिक्षक को उस विषय का ज्ञान नहीं है तो वह बच्चों को पूरे विश्वास के साथ या आत्मविश्वास के साथ पढ़ा नहीं पाएगा। तो जब वह पूरे विश्वास के साथ पढ़ाएगा नहीं तो बच्चे भी पूरे ढंग से या अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये तो होता है विषय का ज्ञान, यानी कि विषय का ज्ञान होना आवश्यक है एक अध्यापक के लिए। और अध्यापक का व्यवहार भी बहुत ज़रूरी है। हम तो कहेंगे कि सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी व्यवहार ही होता है, क्योंकि व्यवहारों का अनुकरण बालक सबसे ज़्यादा करते हैं। तो अध्यापक का कैसा व्यवहार है ये भी अध्यापक को बहुत मतलब अध्यापक के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अध्यापक को अपने व्यवहारों का ध्यान रखना है कि बालकों के साथ किस तरीके का व्यवहार करें, क्योंकि बालक अध्यापक का अनुकरण करता है तो कोई भी ऐसा व्यवहार ना करें कि बालक भी फिर वही सीखें। तो व्यवहार को अच्छा रखना है, किसी के साथ क्लास में भेदभाव नहीं करना है, आदि चीज़ें नहीं करनी है। तो अध्यापक का व्यवहार ये भी प्रभावित करेगा। और शिक्षण विधियाँ, यानी कि किस तरीके की आप शिक्षण विधियों का चयन करते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी कि शिक्षण विधियों को हमें अच्छा रखना है ताकि बच्चों के अंदर रुचियाँ बनी रहें। और सिखाने की इच्छा, यानी कि अध्यापक के अंदर भी सिखाने की इच्छा भी होनी चाहिए। यदि वह कोई चीज़ सिखाना चाहता है
तो उसके अंदर जब इच्छा है तो वह सिखा पाएगा ढंग से। यदि अध्यापक के अंदर ही सिखाने की इच्छा नहीं है तो फिर वह बच्चों को सही से कोई चीज़ सिखा नहीं पाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं विषय वस्तु से संबंधित कारक। तो विषय वस्तु की प्रकृति का हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो बच्चे हैं उन्हें हम किस टाइप की विषय वस्तु रखें ताकि बच्चे बेहतर सीखें। इसके अलावा जीवन से संबंधित उदाहरण भी लेने हैं, क्योंकि बच्चे को जब भी हम कुछ भी सिखाएं तो उसके आस पड़ोस या उसके जीवन से रिलेटेड वस्तुओं को लेकर ही सिखाएं। इससे बच्चा ज़्यादा सीखता है। और पूर्व अधिगम को तो हमें ध्यान में रखना ही है, क्योंकि जब भी हमें बच्चों को कोई नवीन ज्ञान सिखाना है तो उसे हमें पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए सिखाना होता है। तो जब हम पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए सिखाते हैं तभी बच्चा नवीन ज्ञान को आसानी से सीख पाता है। अब हम देख लेते हैं वातावरण से संबंधित कारक। तो भौतिक वातावरण या पारिवारिक वातावरण की बात करें। सबसे पहले भौतिक वातावरण से मतलब है जो उसका स्कूल का परिवेश है, वहाँ पर मतलब स्वच्छ वायु और बैठने की उचित व्यवस्था आदि चीज़ें होनी चाहिए, तब बच्चा अच्छे से सीखेगा। इसके अलावा पारिवारिक वातावरण से मतलब है कि यदि परिवार में शांति व्यवस्था है, मतलब सभी लोग आपस में सभी लोगों के अच्छे संबंध हैं, तो बच्चे के जो संवेगों का विकास होता है वो इसी हिसाब से होता है। बच्चे का मस्तिष्क अच्छा रहता है तो बच्चा अच्छा सीखता है, और यदि पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं है तो फिर बच्चा भी उसी ढंग से सीखता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं अनुदेशन से संबंधित कारक। तो अधिगम विधि, यानी कि हमें अधिगम विधि का ध्यान रखना है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, कैसी विधियों का प्रयोग करना है। तो अधिगम विधि भी प्रभावित करती है शिक्षण को। इसके अलावा अभ्यास, यानी कि बच्चों को यदि कोई चीज़ें सिखा दी जाती हैं बाद में उनका अभ्यास भी नहीं करवाया जाता तो ही बच्चे भूलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये भी मतलब शिक्षण को प्रभावित करता है। और परिणाम का ज्ञान से मतलब है कि जब भी आप बच्चों को कुछ सिखाएं तो बीच बीच में उनसे आप जब प्रश्न पूछते रहते हैं तो आपको भी पता रहता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, और बच्चे को भी ये पता होता है कि हाँ ये सारी चीज़ें मुझे मतलब मैं बता ले रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रही हैं। और यदि वह नहीं बता पाता है तो आप उसे फिर से बता देते हैं। तो इससे बच्चों में रुचि और उत्साह बनी रहती है और बच्चे अच्छे से सीखते हैं। तो ये भी शिक्षण को प्रभावित करता है। इसके अलावा नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, यानी कि जब भी हमें किसी भी नवीन ज्ञान को बच्चों को सिखाना है तो उसे हमें पूर्व ज्ञान से जोड़ करके ही सिखाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हो गई शिक्षण को प्रभावित करती हैं। और आज की वीडियो में फ्रेंड इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।